इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी के तहत किसी शख्स को खुदकुशी के लिए उकसाने या मजबूर करने पर उसके ऊपर धारा 306 के तहत कानूनी कार्रवाई करी जाती है। यह धारा उसी शख्स पर लगाई जाती है जिसने किसी इंसान को खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया हो। जिस इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का इल्जाम अर्नब गोस्वामी पर लगाया गया है, दरअसल उन्होंने खुदकुशी करने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा था। अन्वय नाइक ने इस नोट में 3 लोगों पर इल्जाम लगाते हुए कहा था कि वो और उनकी मां ने इसलिए अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला किया है क्योंकि अर्नब गोस्वामी के साथ फिरोज शेख और नितेश सारदा ने 5.40 करोड़ रुपए उनके दबा लिए हैं और तमाम कोशिशों के बाद भी ये लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। और इसी सुसाइड नोट के बेसिस पर अर्नब गोस्वामी पर आईपीसी की धारा 306 लगाकर मुंबई पुलिस ने उनको जेल भेज दिया है। अब जरा तसल्ली से सोचिए, एक खुशहाल घर में मां और बेटा परेशान होकर खुदकुशी कर लेते हैं। कई सालों तक सुनवाई नहीं होती है क्योंकि जिस शख्स पर उनको खुदकुशी के लिए मजबूर करने का इल्जाम लग रहा है वो बेहद रसूखदार है। और अब जाकर जब इस आपराधिक मामले में गिरफ्तारी हुई है तो बीजेपी की तरफ से इसमें मीडिया की आजादी पर सवाल उठने जैसा तमाशा किया जा रहा है, जबकि यह भी शायद मुल्क के उन तमाम मामलों में से एक है जिसमें इंसाफ देरी से मिल रहा है। मीडिया की आजादी के नाम पर किए जा रहे भाजपा के तमाशे को जरा समझिए। अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस 2 साल पुराने सुसाइड केस में गिरफ्तार करती है। पहले मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी के मुख्यमंत्री उनके बचाव में आते हैं, फिर भाजपा कार्यकर्ता और नेता सड़क पर आंदोलन करते हैं। अब आप खुद बताइए कि गिरफ्तार एक खुद को पत्रकार कहने वाला शख्स हुआ है और सड़क पर आंदोलन भाजपा और उनके नेता कर रहे हैं। अर्नब की गिरफ्तारी पर भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह से लेकर नड्डा तक हाय तौबा मचा रहे हैं क्योंकि इंटीरियर डिजाइनर से काम करवाकर उसकी मेहनत के लाखों करोड़ों रुपए दबा लेने वाला शख्स एक दलाल चैनल का नफरती एंकर है जो कि अपने घटियापन और नफरती प्रोग्राम के चलते पूरे मुल्क को नफरत का जहर सप्लाई कर रहा है। और इस नफरती जहर का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी का नाम है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। दरअसल तकनीकी तौर से देखें तो अर्नब पत्रकार है ही नहीं। किसी ने आज तक इस तरह का तमाशा देखा है कि किसी पत्रकार के साथ कानूनी कार्रवाई होने पर भारत सरकार को मरहम लगाने की जरूरत पड़ी हो? दरअसल नफरत का जहर पिलाने वाले चमचे को उठाया गया है, इसलिए मिर्ची लग रही है। भाजपा की यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पत्रकारों के ऊपर अपने यहां कितनी मेहरबानियां करी हैं ये आप सबको पता ही है। मतलब बच्चों को सिर्फ नमक रोटी खिलाने वाला सच दिखाने वाले पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया। भुखमरी का सच दिखाया तो मुकदमा, आदर्श गांव का सच दिखाया तो मुकदमा, हाथरस का सच दिखाया तो मुकदमा। मतलब 60-70 से ज्यादा पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर ट्वीट करके कह रहे हैं कि सीनियर पत्रकार श्री अर्नब गोस्वामी जी की गिरफ्तारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर प्रहार है। देश में इमरजेंसी थोपने और सच्चाई का सामना करने से हमेशा मुंह छुपाने वाली कांग्रेस पुनः प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी का गला घोटने की कोशिश कर रही है। इससे भी ज्यादा तो गजब यह हो गया कि अमित शाह भी डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की दुहाई दे रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के इन बयानों के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे गोश्त की दुकान पर बैठकर रोज बकरे और मुर्गे को ज़िबा करने वाला शख्स जीव हत्या पाप है पर लेक्चर दे रहा हो। एक नफरत के सप्लायर की गिरफ्तारी पर पूरी भाजपा और भाजपाई ऐसे तिलमिला रहे हैं मानो इनकी फैक्ट्री का किसी ने फ्यूज उड़ा दिया हो। खैर, तिलमिलाएंगे क्यों नहीं,
इनकी फैक्ट्री से निकलने वाले नफरती जहर को देश के लोगों को गुमराह करके बेचने वाले इनके बेस्ट सेल्समैन को गिरफ्तार जो किया गया है। तो दोस्तों, आर्किटेक्ट अन्वय नायक और उनकी मां की खुदकुशी के मामले में गिरफ्तार अर्नब गोस्वामी को थर्सडे यानी गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और अदालत ने कहा था कि वो फ्राइडे के दिन में 3 बजे इस पर सुनवाई करेगी। हो सकता है मेरा ये वीडियो जब आप लोगों तक पहुंचे तो अर्नब गोस्वामी को जमानत मिल चुकी हो, लेकिन अर्नब गोस्वामी पर मुंबई पुलिस की तरफ से करी गई कार्रवाई कानूनी तौर पर कितनी सही है या गलत, क्योंकि सुसाइड नोट पर गोस्वामी का नाम साफ तौर पर लिखा हुआ है और मरने वालों के रिलेटिव के वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिसमें वो साफ तौर पर अर्नब गोस्वामी को इस खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो दोस्तों, कानूनी हिसाब से अर्नब गोस्वामी पर दर्ज करे गए मुकदमे और इस खुदकुशी के पूरे मसले को समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का प्रेस की आजादी पर हमले से कोई रिश्ता नहीं है। उनकी गिरफ्तारी खुदकुशी के एक मामले की वजह से हुई है। इसे प्रेस पर अंकुश या आपातकाल कहना इस मामले को दूसरा रूप देने की साजिश जैसा है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक भाजपा के नेता और मंत्री इस गिरफ्तारी पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस बात को कोई नहीं बता रहा है कि अर्नब पर एक औरत के सुहाग उजाड़ने का इल्जाम है, एक परिवार को बर्बाद करने का इल्जाम है। अन्वय नाइक और उनकी मां ने एक ही रात में खुदकुशी कर ली, जबकि फाइनेंशियल क्राइसिस के दबाव में आकर अन्वय के ससुर तक ने भी कुछ दिनों बाद आत्महत्या कर ली थी। फिर भी भाजपा के नेता एक आरोपी को बचाने के लिए इतना हंगामा आखिर क्यों कर रहे हैं? रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब की गिरफ्तारी पर उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री और शिवसेना प्रवक्ता अनिल परब ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सारी बात कही थी। अब मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला क्या है। अन्वय कॉनकॉर्ड डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। अन्वय और उनकी मां कुमुद ने 5 मई 2018 को मुंबई के अलीबाग में कावीर गांव में अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। अन्वय ने सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि पत्रकार अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नीतीश सारदा ने उनके 5 करोड़ 40 लाख रुपए नहीं दिए हैं। अन्वय की कंपनी ने अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो का काम किया था और इस काम की बकाया रकम अर्नब गोस्वामी ने उन्हें नहीं दी थी। इस बात से परेशान होकर अन्वय ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। इस मामले में 2018 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ रही थी। उस वक्त महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी, पर जब चुनाव के बाद भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में सत्ता से हटी तो उसके बाद 5 मई 2020 को अक्षता ने सोशल मीडिया पर इस खुदकुशी के मामले को लेकर वीडियो डाला था। उन्होंने सरकार से पूछा था कि क्या 2 साल बाद उन्हें अब इंसाफ मिलेगा। वीडियो के सामने आने के बाद महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने 26 मई 2020 को कहा था कि अन्वय की बेटी आज्ञा नायक ने उनसे मुलाकात की थी। इस मुलाकात में आज्ञा ने अन्वय और अपनी दादी की आत्महत्या मामले की जांच कराने की अपील करी थी और उसकी अपील पर होम मिनिस्टर ने मामले की जांच करने के आदेश दिए थे। और जब अर्नब की गिरफ्तारी हो गई है तो भाजपा प्रेस की आजादी पर हमले की बात जैसा तमाशा कर रही है। तो अब मैं आपको बता दूं कि कानून के हिसाब से अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो सही है या गलत। तो आईपीसी के तहत किसी शख्स को आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर धारा 306 लगाई जाती है। जिस इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक को खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम अर्नब गोस्वामी पर लगाया गया है, दरअसल उन्होंने मरने के पहले एक सुसाइड नोट लिखा था। इसी सुसाइड नोट के आधार पर अर्नब गोस्वामी पर आईपीसी की धारा 306 लगाई गई है। 306 का मामला साबित होने पर इसके तहत
10 साल के कैद की सजा है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसमें पुलिस बिना वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे मामले में जमानत देने का हक सिर्फ कोर्ट के पास होता है। अगर हर दिन कोई शख्स किसी इंसान को दिमागी तौर से टॉर्चर करे या जिस्मानी तौर से टॉर्चर करे और इन वजहों से तंग आकर वो खुदकुशी कर ले तो टॉर्चर करने वाले पर धारा 306 लगाई जा सकती है। धारा 306 लगाने के लिए सबूतों की जरूरत होती है। अमूमन मरने वालों के आखिरी वर्ड्स को डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है, यानी मौत के पहले दिया गया बयान। और अर्नब गोस्वामी के मामले में रायगढ़ पुलिस ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि अन्वय नाइक के सुसाइड नोट को डाइंग डिक्लेरेशन मानकर ही अर्नब पर कार्रवाई की गई है। सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत सुसाइड नोट को डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है, पर यह भी देखा जाता है कि सुसाइड नोट में आत्महत्या करने वाले ने क्या लिखा है। जिसका नाम लिखा है उसके पीछे की वजह कितनी वाजिब है। क्या सुसाइड करने वाले के पास खुदकुशी ही आखिरी रास्ता बच गया था? सुसाइड नोट के कंटेंट में क्या है? ऐसे तमाम पहलुओं को जांच के दौरान खंगाला जाता है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के मामले में भी यह जानना जरूरी है कि अन्वय नाइक को उनके काम के बकाया पैसे नहीं मिले तो पैसों की रिकवरी के लिए उन्होंने कौन कौन से रास्ते अपनाए थे। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के मामले में एक और बात काफी अहमियत रखती है। दरअसल अन्वय नाइक की खुदकुशी मामले की जांच पहले एक बार हो चुकी है, जिसके बाद 2019 में रायगढ़ पुलिस ने इस मामले को बंद कर दिया था। इस पूरे मामले में मजिस्ट्रेट ने पुलिस की 2019 की रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया था, यानी यह केस बंद हो गया था। ऐसे बंद पड़े मामले में पुलिस को अगर कोई नए सबूत मिलते हैं तो कानून कहता है कि पुलिस को कोर्ट में जाकर उस मामले की दोबारा से जांच करने की इजाजत लेनी पड़ती है और इजाजत मिलने के बाद ही दोबारा जांच शुरू करी जा सकती है। बुधवार को अलीबाग के जिला न्यायालय में बहस के दौरान यह सवाल पुलिस से पूछा गया था और रायगढ़ पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने 15 अक्टूबर को ही इस बारे में कोर्ट को चिट्ठी लिखकर अवगत करा दिया था। अर्नब गोस्वामी से जुड़े अन्वय नाइक खुदकुशी मामले में दोबारा जांच शुरू करने की मुंबई पुलिस के पास कोर्ट की इजाजत न होने पर इस पूरे केस की बुनियाद ही कमजोर और गलत साबित हो सकती है। पर झूठ और नाइंसाफी के इस दौर में मैं तो चाहूंगी कि जीत सच की ही हो। सत्यमेव जयते। जय हिंद। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi Aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।